क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं. द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 20. इफ ईच नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन इंक्रीज बाई 5, देन व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू नंबर. यानी 10 नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन 20 दिया हुआ है. फिर सारे नंबर्स को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया गया और सब में 5 जोड़ दिया गया. तो अब सारे 9 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कितना होगा. देखो, ये समझ करने से पहले ये समझना पड़ेगा. मान लो मैंने 2 नंबर लिया, एक नंबर लिया मैंने 10, एक नंबर लिया मैंने 20. अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा. 10 20 30 बाई 2 यानी कि 15. अगर मान लो मैं इस नंबर को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 40, और इसमें 5 जोड़ दूं दोनों में, तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 45. अब इनका एवरेज कितना होगा. 25 + 45 आता है 70, और 70 का आधा कर देते हैं यानी कितना हो गया 35. देखो भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें सारे नंबर्स में किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर कुछ फिक्स नंबर बढ़ा दी जाती है, तो उसके एवरेज में भी वही चेंज आता है जो नंबर्स में चेंज हुआ है. जैसे यहाँ मैंने क्या किया, पहले नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 5 जोड़ दिया. तो अब एवरेज में भी सेम चीज़ करो, कितना होगा 30, और इसमें 5 जोड़ दो 35. देखो यहाँ पे भी एवरेज 35 आया और हमने पूरा निकाल के देखा तब भी 35 ही आ रहा है. यानी कि सेम चेंज होता है एवरेज में भी, जो चेंज सारे नंबर्स में होते हैं. तो यहाँ पे एवरेज कितना दिया हुआ है 20. तो पहले क्या करते हैं, 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर 5 जोड़ देते हैं. तो 20 दूनी 40 और 40 5 45. क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं. कह रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा. मार्क ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है. कॉलर साइज ऑफ 200 शर्ट शोल्ड इन अ वीक. ठीक है. मंथली इनकम ऑफ 250 एम्प्लॉयज ऑफ अ फैक्ट्री. ठीक है. फॉर विच ऑफ द एबव डेटा मोड इज सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सबसे पहले मोड क्या होता है, मोड बता दो. मोड मतलब होता है कि मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी. यानी कि जिस डेटा के लिए मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी वही डेटा मोड यूज़ करेगा. तो इसके लिए मोड होगा. सेम तरीके से इसके लिए भी सोचिएगा मोड ही होगा, और 250 एम्प्लॉयज़ के लिए भी वही होगा. तो 1 2 एंड 3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36. यानी 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है 36. द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड दैट ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 39. व्हाट इज द 13th ऑब्जर्वेशन. पहले हम देख लेते हैं कि पहले 25 ऑब्जर्वेशन का टोटल सम कितना है. तो वो हो जाएगा 25 × 36, दैट इज इक्वल टू ये 900. अब कह रहा है पहले 13 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 32 है. तो देखो भाई, पहला 13 यानी 1 से लेकर 13 और फिर लास्ट 13 का दिया हुआ है. तो इन दोनों चीज़ में ना ये जो 13 वर्ड है ना, ये दोनों में 13th जो नंबर पे जो नंबर होगा वो दोनों में है. तो पहले देख लेते हैं टोटल यहाँ का पहले 13 का कितना होगा. ये हो जाएगा 6932 614, और लास्ट 13 का कितना हो जाएगा 507. यानी टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 923. मतलब टोटल हो गया 923, और इसमें 13 बस 2 बार है. तो टोटल में से जो 13 2 बार है वो उसको माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आ जाएगा वही 13th नंबर आएगा जो इसमें पूछा है. क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं. कह रहा है डेटा एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया ऑफ लैंड इज इन एकड़ ऑन्ड बाई हाउस होल्ड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट आर एज फॉलोज. यानी देखो, दो डिस्ट्रिक्ट के
दो डिस्ट्रिक्ट का जो है लैंड होल्डिंग जो एरिया है वो दिखाया गया है कि 0.01 एकड़ या जो जिसमें भी जिस यूनिट में भी हो उस डिस्ट्रिक्ट में उसके परसेंटेज कितने हैं, ये परसेंट दिखाया गया है। देखो इस डेटा में मेनली किया गया है, इस डेटा में मेनली कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन किसका? दो डेटा का। तो दो डेटा को कंपेयर डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट डायग्राम होता है वो होता है हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम क्यों होता है? क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है कि दो डेटा एक दूसरे से चिपक के जाते हैं, यानी ये कंपेयर करना आसान होता है कि इन दोनों में जैसे एक ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि ये वाला डेटा कम है, ये वाला डेटा ज़्यादा है। बार में क्या होता है? बार में सिंगल डेटा होता है, यानी सारे डेटा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग डेटाओं को कंपेयर करना थोड़ा सा मतलब कंपेयरली ज़्यादा मुश्किल होगा। पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम एक सेक्शन दिखाता है कि कितने यूनिट में कितना पार्ट वो पर्टिकुलर चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है। तो दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमेशा किस डेटा का यूज़ होगा? हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 96. If alpha is the angle of first quadrant such that cosec 4 alpha is equal to 17 plus cot 4 alpha, then what is the value of sin alpha? sin alpha की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कोसेक दिया हुआ है, यहाँ पे कॉट दिया हुआ है। तो कोसेक और कॉट का एक रिलेशन होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर अल्फा को इधर ही रखते हैं, इसको उधर भेज देंगे। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हम इसको इस चीज़ को कोसेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकेंगे, क्योंकि दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कॉस 4 अल्फा हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट 4 अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। अब ये किसके इक्वल है? क्योंकि कोसेक 4 अल्फा इज इक्वल टू 17 प्लस 4 कॉट 4 अल्फा दिया हुआ है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? इसके। यानी ये इक्वल इज इक्वल टू 17 प्लस कॉट 4 अल्फा। अब ये कॉट 4 अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस 2 कॉट अल्फा इक्वल टू 17। तो 1 उधर जाएगा तो ये 2 कॉट अल्फा इक्वल टू 16 हो जाएगा, और कॉट अल्फा इक्वल टू 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर अल्फा, सॉरी ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे कॉट अल्फा इज इक्वल टू निकल के आ गया √8। अब कॉट अल्फा इक्वल टू √8 है, तो यहाँ पे ये √8/1 भी लिख सकते हैं। तो यानी इसके अनुसार कॉट कौन सा होता है, ये एंगल बाई ये एंगल, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यानी ये √8 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √8, ये 8 + 1 9 यानी 3 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी 1/3। 97 लिखते हैं, x + 1/x = 2 cos अल्फा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। देखो x + 1/x की वैल्यू दी हुई है 2 cos अल्फा, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए x स्क्वायर में। तो ये हो गया x स्क्वायर + 1/x² प्लस 2x × 1/x कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कि 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, ये होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का। तो क्या ओवरऑल हो गया, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100
एसर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, तो पहले सॉल्व करते हैं इनको और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 में एसर्शन दिया हुआ है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव सेम पेरीमीटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का होने का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम टू सेम, सेम टू सेम। अब कह रहा है कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो जाए तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये तो सही है या गलत देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका लेंथ है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसकी पेरीमीटर कितना होगा? 4 3 7 2 9। मैं एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 3.5, ये हो गया 2.5 और ये हो गया, हम इसको 3 कर लेते हैं। तो ये 3 3 6 2 8 1 9, इसकी भी जो पेरीमीटर होगा वो भी 9 होगा। अब ये क्या दोनों सेम टू सेम है? नहीं है, इसका साइड 2 है जो इसमें से किसी का साइड नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है कि सेम टू सेम होना चाहिए, तो यानी कि पहला असर्शन ही गलत है। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि इफ़ आफ्टर अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ए एक्स के इक्वल हो जाए, बी वाई के इक्वल हो जाए और सी जेड के इक्वल हो जाए, तो ये ट्रायंगल मैं बताया कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम टू सेम होना चाहिए और इसमें तीनों साइड सेम टू सेम है, तो ये वाला रीज़न इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, यानी 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कह रहा है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, लेट डी ई डिनोट्स द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसमें क्या कह रहा है? ए बी सी इज अ ट्रायंगल, डी ई डिनोट्स द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सी ए, बी सी और सी ए का मिड पॉइंट डी और ई है, यानी ये इक्वल, ये और ये इक्वल हो गया। अब कह रहा है कि लेट ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट जी, यानी ए डी बी इंटरसेक्ट एट जी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट ओ बी पॉइंट ऑन ए डी, यानी ओ एक पॉइंट है ए डी पे, सच दैट ए ओ रेशियो ओ डी इज इक्वल टू 2:7, यानी ए ओ मान लीजिए मैं यहाँ मान लेता हूँ वो है, तो ए ओ ये 2 है और ओ डी जो है ये 7 है। ठीक है, तो अब असर्शन और रीज़न दिए। एक बात बताता हूँ, एक ट्रायंगल में जब उसका मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ट्रायंगल है वो जो मीडियंस हैं वो अपने आप को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो ये भी देखिए, ये पॉइंट यहाँ से चला और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे गया, यानी ए डी बी ई दोनों के दोनों मीडियंस हैं और मीडियंस अपने एक दूसरे को कितने रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1 में। तो यानी कि अगर मैं क्लियर पिक्चर बना दूँ, ये ऐसे है, तो ए डी, ये डी हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये ई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जी दिया हुआ है, तो मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 2:1, यानी ए जी अगर 2 होगा तो जी डी 1 होगा। अब ये इसमें 2 और 7 में डिवाइड किया है ए ओ और ओ डी को, तो मैं टोटल लेंथ जो है मान लेता हूँ कि 9 है, 9 यूनिट है। तो अगर टोटल लेंथ 9 यूनिट होगा तो ए जी कितना होगा? 2 यूनिट यानी 6, और जी डी कितना होगा? 1, सॉरी जी डी कितना होगा? 3। तो ये टोटल 9 यूनिट हो गया और रेशियो भी 2:1 हो गया। तो अब असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन में दिया है कि ए ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी डी अपॉन 3। ए ओ कितना दिया है? ए ओ यहाँ पे 2 यूनिट दिया है, तो ए ओ 2 यूनिट दिया है, तो 2 इज इक्वल टू जी डी मैंने कितना निकाला यहाँ से? 3 यूनिट, 3
इंटू 2/3, यानी 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी असर्शन करेक्ट है। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न में दिया है OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AG अपॉन 3। AG कितना निकाला मैंने 6, तो AG हो गया AG इक्वल टू 6 इंटू 2/3 यानी हो गया 2 इंटू 2 4 आना चाहिए। और OD कितना दिया है, यहाँ पे OD दिया है 7 यूनिट, तो 4 और 7 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो रीज़न इसका गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका C, A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ABC is a triangle ADBE CF are altitudes of ABC। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको क्या एज्यूम करता हूँ मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूँ, यही मान लेता हूँ। ये हो गया मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये A, ये B, ये C, और ADBE CF क्या हो गया, अल्टीट्यूड्स हो गए। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स और मीडियंस सब एक ही साइड पे होते हैं, यानी यही इसका अल्टीट्यूड भी होगा, यही इसका मीडियन भी होगा। तो हमको पता है कि मीडियंस का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मीडियंस इक्वल टू हो जाता है, मीडियन इज इक्वल टू √3/2 अपॉन साइड। तो अगर मैं AB का लेंथ अगर मान लिया मैंने ये x, ये x, ये x, तो ये AD, BE और CF ये कितना हो जाएंगे √3/2x। अब ये हो गए अल्टीट्यूड्स और साइड का लेंथ कितना हो गया x। तो अब ये साइड ये दिया है कि AB BC CA, AB BC क्या है साइड्स हैं, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, BC का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी A स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। और AD क्या है मीडियन एक मीडियन का लेंथ कितना है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर एक का। तो AD BE CF तीनों मीडियम है, तो इसका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 9/4 x स्क्वायर। अब ये इन दोनों में कौन बड़ा है 9/4 x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, सीधा देख रहा है कि 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9/4, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी 2.25 आएगी और ये 3 है, यानी पहला असर्शन तो सही हो गया, जिसमें कह रहा था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज ग्रेटर देन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर CF स्क्वायर, तो ये सही हो गया। सेम तरीके से AE स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर का भी लगाएंगे तो रीज़न भी इसका सही आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बोथ A and R are individually true and R is the correct explanation of